इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपको दिखाएंगे गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने के बाद टाउटे ने कहां मचाई तबाही। गुजरात में तबाही की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, साथ ही बताएंगे आज कहां टाउटे को लेकर जारी किया गया है अलर्ट। सुबह 9 बजे 9 बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और गोवा को डराने के बाद चक्रवाती तूफान अब गुजरात में तबाही मचा रहा है। टाउटे तूफान से द्वीप और गुजरात के कई जिलों में भारी नुकसान की खबर है। तूफान से गुजरात के 17 जिले प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा असर गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर और जामनगर पर पड़ा। गिर सोमनाथ जिले के उना और कोडीनार तालुका में भारी नुकसान की आशंका है। अमरेली जिले के जाफराबाद, सावरकुंडला और खांबा तालुका में भी बड़ी तबाही की खबरें आ रही हैं। भावनगर जिले के महवा में टाउटे का बुरा असर पड़ा है। तो ये तस्वीरें देखिए, अमरेली की तस्वीरें हैं। किस तरह से इस तूफान ने कहर बरपाया है। तेज गति से हवाएं चल रही थी, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, सड़कों पर पेड़ टूट गया। ऊना में तबाही मचाने के बाद हालांकि ये टाउटे कुछ कमजोर जरूर पड़ा है, लेकिन केरल से लेकर गुजरात तक तूफान की तबाही नजर आई है। और अब महाराष्ट्र पहुंच चुका है गुजरात से तूफान। एनडीआरएफ से लेकर आर्मी, नेवी सब अलर्ट मोड पर हैं। देर रात गुजरात के ऊना से टकराया था टाउटे। ऊना जिले में तूफान ने कोहराम मचाया है। हालांकि कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन अभी तक नहीं हो पाया है। इसमें कुछ वक्त अभी जरूर लगेगा। गुजरात में कई जगहों पर बिजली गुल हो गई तो कई जगहों पर पेड़ गिर गए। तूफान में सबसे ज्यादा नुकसान कच्चे घरों में रहने वालों को हुआ। वलसाड़ के वापी में भी तेज हवाओं से सैकड़ों पेड़ जमींदोज हो गए। सौराष्ट्र, दक्षिण और मध्य गुजरात के कोस्टल जिलों में भी तूफान के कहर बरपाने की खबरें आ रही हैं। कई जिलों में रात भर तेज बारिश हुई। देर रात तूफान टाउटे पहले द्वीप और फिर गुजरात में ऊना से टकराया। जिस वक्त तूफान गुजरात के तट से टकराया उस वक्त इन इलाकों में 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। गुजरात के अलावा द्वीप में भी काफी नुकसान हुआ। रात में तबाही मचाने के बाद अब ये थोड़ा कमजोर पड़ा और हवा की रफ्तार कुछ कम हुई है। गुजरात के बाद टाउटे का अगला टारगेट राजस्थान होगा। तो ये तस्वीरें देखिए, अमरेली की तस्वीरें हैं। गुजरात में इस तूफान ने तबाही मचाई है और ये तूफान उसके बाद गुजरात में अहमदाबाद की तरफ निकला। ऊना जिले में तूफान ने कोहराम मचाया है। तेज बारिश हुई, तेज हवाएं चली और जिससे पेड़ गिर गए, लोगों के घरों को नुकसान हुआ है। हमने आपको बताया कि गुजरात में टाउटे का सबसे ज्यादा कहर ऊना में देखने को मिला। ऊना में तूफान की तेज रफ्तार ने लोहे का एक भारी भरकम मोबाइल टावर गिरा दिया। यह वीडियो देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवा की रफ्तार कितनी तेज होगी। जिसने भी ये मंजर देखा उसकी चीख निकल गई। गिर सोमनाथ जिले के कई इलाकों से तबाही की तस्वीरें आई। अब रात के अंधेरे में कैद मंजर देखिए। गिर सोमनाथ इलाके में देर रात सड़कों पर कई पेड़ गिर गए जिसकी वजह से ट्रैफिक बाधित हुआ। तो ये तस्वीरें देखिए, ये गिर सोमनाथ की हैं जहां पर पेड़ गिर गए। जगह जगह तेज हवाएं चली, बारिश हुई जिसके बाद पेड़ गिर गए। जड़ से कई पेड़ उखड़ गए जिस वजह से रास्ते में ट्रैफिक की भी समस्या पैदा हो गई। तूफान की वजह से पेड़ गिरे कई जगह और ये पेड़ जड़ से उखड़ गए। गिर सोमनाथ में सबसे ज्यादा इसका असर देखा गया। ऊना में सबसे ज्यादा प्रभाव इस तूफान का आया। हालांकि ये तूफान अब आगे राजस्थान की तरफ बढ़ सकता है। गिर जिले से तबाही की तस्वीरें आई हैं जहां पर तूफान ने, इस चक्रवात ने तबाही मचाई।
अब आपको टाउटे तूफान की सबसे ताजा जानकारी दे दें। गुजरात के तट से टकराने के बाद टाउटे की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। ये अब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। तो गुजरात में अब ये तूफान कमजोर पड़ा है, लेकिन ये तूफान गुजरात के तट से टकराने के बाद अब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। हालांकि ये तूफान कुछ कमजोर जरूर पड़ा, लेकिन उसके बाद भी इसकी गति अभी तेज ही बनी हुई है और गुजरात में कमजोर पड़ने के बाद ये तूफान अब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। टाउटे तूफान ने सबसे ज्यादा नुकसान उन इलाकों को पहुंचाया जो समंदर के किनारे हैं। 6 तस्वीरें एक साथ देखिए और नुकसान का अंदाजा लगाइए। तूफान इतना प्रचंड कि कहीं लोहे का बड़ा सा होर्डिंग टूटकर जमीन पर गिर पड़ा तो कहीं पलक झपकते मोबाइल टावर खिलौने की तरह टूट गया। गुजरात के 4 जिलों के कई इलाकों में सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ गिरे पड़े हैं। कई जगहों पर भारी भरकम पेड़ गिरने से गाड़ियां चकनाचूर हो गईं। तटीय इलाकों में किनारे खड़ी दर्जनों नाव भी तबाह हो गईं। टीन की दीवार हवा के साथ उड़ गई। भारी बारिश से मुंबई एयरपोर्ट पर पानी भर गया और इस वजह से एयरपोर्ट को बंद भी करना पड़ा। देश के तटीय राज्यों में तूफान टाउटे ने भारी तबाही मचाई। मुंबई में तूफान की वजह से समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी। गेटवे ऑफ इंडिया पर चारों तरफ पानी भर गया। तेज हवा के साथ कई जगह पेड़ उखड़ गए। गुजरात के गिर सोमनाथ में देर रात कई पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गए तो तेज हवाओं से घर, पेड़, दुकान को नुकसान हुआ। कन्याकुमारी में समुद्र का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में भी समुद्र की लहरें किनारों को पार कर तबाही मचाने लगी। अमरेली में भी कुछ तस्वीर इसी तरह की नजर आई। तूफान ने नुकसान पहुंचाया। वलसाड़ में तूफान ने कैंप में लगे टेंट को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। तो ये तस्वीरें देखिए, ये अलग अलग 6 तस्वीरें हैं किस तरह से इस तूफान ने तबाही मचाई है। मुंबई की तस्वीर देखिए, गिर सोमनाथ की तस्वीर, कन्याकुमारी, सिंधुदुर्ग, अमरेली और वलसाड़, ये वो जगह हैं जहां पर इस तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तूफान से सैकड़ों पेड़ तबाह हो गए, मोबाइल टावर गिर गए। गिर सोमनाथ में तो ऐसी तस्वीर आई कि लोगों का कलेजा कांप गया। कन्याकुमारी में समुद्र से पानी काफी दूर तक फैला हुआ नजर आया। सिंधुदुर्ग में भी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। अमरेली की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। देश के तटीय राज्यों में तूफान टाउटे ने भारी तबाही मचा रखी है। मुंबई में तूफान की वजह से समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी। गेटवे ऑफ इंडिया पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई जहां पर पानी दूर तक नजर आया। बड़ी खबर आपको बताएं, चक्रवाती तूफान टाउटे की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी ने गुजरात और गोवा के मुख्यमंत्रियों से बात कर तैयारियों का जायजा लिया। दमन और द्वीप के एलजी से भी बात की। चक्रवात टाउटे के कारण कई राज्यों में तबाही देखने को मिली है। महाराष्ट्र में भी टाउटे ने अपना असर दिखाया। राज्य में इसके कारण काफी नुकसान हुआ। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से चक्रवात टाउटे को लेकर बात की। और न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त हुसैन रिजवी जुड़ गए हैं। हुसैन, ये बताइए इस तूफान का असर कहां रहा और अब ये आगे कहां पर बढ़ रहा है? अर्चना, तूफान समंदर के तटों से टकराने के बाद कमजोर हो गया है। ये जानकारी आप पहले दर्शकों को दे चुकी हैं, लेकिन अभी क्या ताज़ा स्थिति है और इस टाउटे तूफान का आई यानी सेंटर कहां पर है वो हम जरा दर्शकों को बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक विंड मैप है जिसके जरिए ये बताने की हम कोशिश करते हैं। ये वो इलाका है जो समंदर का तटीय इलाका है जहां देर रात जो है वो टाउटे तूफान टकराया है और उसके बाद यहीं पर लैंडफॉल हुआ है। ये ऊना है, ऊना जिसकी तस्वीरें अभी आपने कुछ देर पहले दिखाई हैं अर्चना। यहां पर बहुत ज्यादा तबाही मचाने के बाद ये आगे की तरफ अब तूफान बढ़ गया है। यहां से आप ये जो हिस्सा देख रही हैं भावनगर और जूनागढ़ के बीच में, ये यहां पर इस वक्त तूफान का जो आई है वो हमें दिख रही है और ये धीरे धीरे कमजोर होकर आगे की तरफ बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन मौसम विभाग ये कह रहा है कि इस गुजरात से सटे हुए जो तमाम सूबे हैं, आप इस विंड की पूरी पोजीशनिंग को देखिए, आप किस तरीके से ये चक्रवात जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 170 से 75 किलोमीटर के आसपास की हवाएं चल रही थी जिस वक्त लैंडफॉल हुआ है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते अब ये धीरे धीरे कमजोर होगा। लेकिन इसका असर ये है अर्चना की जो आसपास के सूबे हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, इन तमाम सूबों को लेकर के मौसम विभाग ये कह रहा है कि इन तमाम सूबों में अगले 2 घंटे में 3 घंटे में बारिश हो सकती है, कुछ हवाएं भी चल सकती है, यानी मौसम थोड़ा करवट ले सकता है। लेकिन अब राहत की बात यह है कि
इन तमाम इलाकों में कोई बहुत ज़्यादा नुकसान ऐसा नहीं होगा, लेकिन गुजरात में अभी भी जो अगले 24 घंटे हैं वो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जो है लगातार उन सूबों के टच में है, उनसे बात कर रहे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। 17 ज़िले हैं गुजरात के जहां पर सबसे ज़्यादा असर रहा, लेकिन 3 ज़िलों में टाउटे तूफान ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। उसमें ऊना आप देखेंगे तो सबसे सिरे पर पड़ता है, यानी तटीय इलाका है ऊना, और वेरावल के आसपास इसने लैंड किया, लैंडफॉल हुआ इसका, जिसके बाद ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा और ये धीरे धीरे कमजोर होते हुए खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी फिक्र की बात है, 24 से 48 घंटे अभी और हमें एहतियात बरतना होगा। हुसैन, गुजरात की बात अपने की, गुजरात का ही जिक्र कर लेते हैं। गुजरात के तट से टकराने के बाद टाउटे की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। ये अब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दिशा की ओर बढ़ रहा है। इंडिया टीवी संवाददाता निर्णय कपूर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्णय, गुजरात में अब क्या तस्वीर नजर आ रही है? अब इस तूफान की कितनी गति है वहां पर, और क्या अब वहां से तूफान गुजर चुका है या अभी भी उसका असर है? देखिए, तूफान का असर अर्चना अभी भी इतना ज्यादा है कि जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त, मैं ऊना की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि सबसे प्रभावित इलाका वही था कोडीनार से। और जिस हाईवे पे हम खड़े हैं वहां पे अभी भी तेज हवाएं चल रही हैं, 70 से 80 किलोमीटर की गति इनकी होगी हवाओं की। और यहाँ जो मैं रास्ते में जाते हुए मंजर देख रहा हूँ उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तूफान किस तरह की तबाही अपने पीछे छोड़ गया है। गाँव में जो कच्चे मकान हैं उनके ऊपर से टीन के शेड उड़ गए हैं। लोगों की खड़ी फसल जो है वो पूरी की पूरी बर्बाद हो गई है। किसानों की रास्ते में जो छोटी मोटी शॉप्स पड़ती हैं उसके ऊपर के छत और टीन उड़ गए हैं। अंदर का सामान पूरा बिखर गया है। लाइट के जो पोल्स हैं वो रास्ते में गिरे हुए हैं। पेड़ रास्ते में जगह जगह गिरे हुए हैं। काफी अवरोध उनकी वजह से भी हो रहा है। हालांकि टीम्स जो है वो उनको क्लियर करने में लगी हुई है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में ये तबाही होगी किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी। हम लोग इस वक्त ढोलासा गांव से क्रॉस हो रहे तो मैंने देखा कि इस गांव में जो जितने भी कच्चे मकान हैं उन कच्चे मकानों के ऊपर यानी भारी नुकसान हुआ निर्णय। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा और ये तूफान का प्रभाव कम होगा वैसे वैसे तस्वीर और ज्यादा साफ होगी। आप ऊना की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप अपना ध्यान रखिए और ध्यान रख के अपना ध्यान रखिए, उसके बाद ही खबरें हम तक पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तूफान से कुछ घंटे पहले देश के अलग अलग राज्यों में क्या हालात रहे, इसे देख लीजिए। टाउटे साइक्लोन ने कल सुबह से ही महाराष्ट्र के कई इलाकों में तबाही मचाई। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे, मुंबई में तो हाल बहुत बुरा रहा। दिन भर जबरदस्त बारिश हुई और समंदर में जबरदस्त लहरें उठी। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। जो रास्ते में आया उसे उड़ा ले गई। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की छतें उड़ गईं। सालों पुराने विशालकाय दरख्त तिनके की तरह उखड़ गए। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई और लोग घरों में दुबके रहने को मजबूर है। यह वीडियो गिर सोमनाथ के गांव का है। तूफान आने से 10 घंटे पहले का समंदर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर की तस्वीर है। ये पूरे इलाके को समंदर की तरफ से आते बादलों ने ऐसा घेरा जैसे पूरे शहर को निगल जाने को तैयार हो। सोचिए, शहर के लोगों ने जब प्रकृति के इस विकराल रूप को देखा होगा तो उनकी क्या स्थिति हुई होगी। और अब आपको मुंबई की तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये चक्रवाती तूफान यहां से गुजरा होगा तो कितना खतरनाक रहा होगा। मुंबई में 114 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और करीब 480 जगहों पर पेड़ गिर गए। कल शाम तक महाराष्ट्र में 6 लोगों की मौत हो गई। तूफान और बारिश की वजह से मुंबई में उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। मुंबई से अतुल सिंह, इंडिया टीवी संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, अभी क्या स्थिति है मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में, खासतौर पर जो कोस्टल एरिया है? जी देखिए अर्चना, मुंबई में जो कल आफत का तूफान आया था, साथ में जो कोस्टल एरिया है कोंकण के जो इलाकों में तूफान आया था, उसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। अभी तक खबर है कि 6 लोगों की महाराष्ट्र में इससे मौत हो गई है, जिसमें से एक शख्स मुंबई में उसके हादसे में कल जो तूफान आया उसमें मौत हुई है। जो तूफान था उसकी वजह से पेड़ सबसे ज्यादा उखड़े थे, जो कई जगहों पर गिर गए, जिनकी वजह से अवरोध काफी ज्यादा देखने को मिला। और अभी भी उसका जो नजारा है वो भी अभी भी देखने को मिला है। हम मुंबई के
जुहू इलाके में इस समय मौजूद है और पीछे देखिए यहाँ पर कितना विशालकाय पेड़ है जो गिरा हुआ है। इसी तरीके से अकेले अगर हम जुहू की ही बात करें तो यहाँ पर 100 से ज्यादा इस तरीके के छोटे बड़े पेड़ अलग अलग जगहों पर गिरे हुए हैं। काफी बड़े दरख्त थे जो तेज हवा का झोंका नहीं झेल पाए और गिर गए। उनकी चपेट में देखें आप, गाड़ी भी नीचे आ गई है, उसको भी नुकसान पहुंचा है। और सामने जिस दीवार पे जिस बाउंड्री के अंदर ये सोसाइटी में था ये पेड़, वो बाउंड्री भी आप देखें कितना ज्यादा उसको क्षति पहुंची है। इसी तरीके से मुंबई भर में करीबन 400 जो पेड़ हैं छोटे बड़े वो अलग अलग जगहों पर गिरे हैं, जिसमें जो गाड़ियां आई हैं वो काफी ज्यादा चपेट में आई हैं, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इस तरीके के नजारे मुंबई में कई जगहों पे देखने को मिल रहा है। हालांकि जो बीएमसी के कर्मचारी हैं और फायर ब्रिगेड की टीम है जगह जगह खासतौर पे जो मेन रोड है वहां से पेड़ों को काटकर निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी जो निशान है इस तूफान की तबाही के वो अभी भी मुंबई पे कई जगहों पे देखने को मिल रही है। एक खबर ये भी है अर्चना, आपको बताना चाहेंगे, अपडेट है एक, मुंबई में जो कल तूफान आया था उसकी वजह से समंदर में 4 जो कॉल थे नेवी और कोस्ट गार्ड को इमरजेंसी के लिए आए थे, जिसकी वजह से कोस्ट गार्ड और नेवी को सामने आकर उनकी मदद करनी पड़ी। अभी जो एक लेटेस्ट अपडेट है, C305 करके एक वेसल था जो बॉम्बे हाई के तरफ अचानक से समंदर में तूफान में फंस गया था, उसको रेस्क्यू करने के लिए इंडियन नेवी की टीम गई हुई है। करीबन बताया जा रहा है 237 उस पर लोग मौजूद थे, जिसमें क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। उनमें से 146 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अभी भी वो जो वेसल थी वो डूब चुकी है। दे रहे हैं आप कि लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है जहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कोरोना की दूसरी लहर से खराब हुए हालातों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों और जिलों के फील्ड ऑफिसर्स से बातचीत करेंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट के ये वो कर्मचारी होंगे जिन्होंने कोरोना से निपटने में बड़ा योगदान दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। बैठक में मोदी अपनी बात रखेंगे और फील्ड ऑफिसर्स के सुझावों पर विचार करेंगे, क्योंकि ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना की रोकथाम, कोरोना मरीजों के ठीक होने में बड़ी भूमिका निभाई है। मोदी आज दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, गोवा, तमिलनाडु के उन जिलों के फील्ड ऑफिसर्स से बातचीत करेंगे जिन जिलों में कोरोना प्रचंड रूप दिखा रहा है। इससे पहले कल मोदी ने देश भर के डॉक्टर्स से बातचीत की। उन्होंने महामारी के इलाज को लेकर डॉक्टर्स के अनुभव और सुझावों को जाना। डॉक्टर्स ने इलाज के दौरान आई मुश्किलों और अनुभवों के बारे में मोदी को बताया। इंडिया टीवी संवाददाता देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या ये कोशिश है प्रधानमंत्री की कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, क्या जरूरत है, स्थिति क्या है, इससे अवगत हुआ जाए? देखिए, उसका एक पहलू वो है, लेकिन जो सबसे बड़ा पहलू है, पीएम की कोशिश ये है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कई जगह पे उनके बीच एक सिनर्जी किया जाए। जैसे जिन जिलों के साथ आज संवाद हो रहा है और 45-46 से ज्यादा जिले होंगे, तो वहां पर कई जगह ऐसी हैं जहां पर स्थानीय प्रशासन ने बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया है चीजों को। चाहे कैंटोनमेंट जोन की बात कर लें या हेल्थ फैसिलिटी उपलब्ध कराने की बात कर लें, लॉजिस्टिक सप्लाई की बात कर लें या हेल्थ वर्कर्स की उपलब्धता की बात कर लें, इन सारी चीजों को लेके जहां जहां बेस्ट प्रैक्टिस रहा है वो बेस्ट प्रैक्टिस अपना वो प्रशासक बताएं और उसको दूसरे लोग उसका अनुकरण कर सकें, उसे सीख सकें। ये एक सबसे बड़ी कोशिश है पीएम मोदी की इस प्रकार के संवाद के द्वारा। और हाँ, दूसरी चीज तो है ही कि जो उनके सजेशन होंगे, जो उनके रिकमेंडेशन होंगे, जो उनकी जरूरतें होंगी, उसके बारे में यहाँ पे केंद्र सरकार क्या कुछ कर सकती है, इन सारी चीजों को लेकर भी बातचीत होगी, जिसमें प्रशासकों के अलावा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र पराशर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कोरोना मरीजों के लिए धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रही प्लाज्मा थेरेपी पर रोक लगा दी गई। केंद्रीय एजेंसियों ने साफ कर दिया कि अब प्लाज्मा थेरेपी नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये कोविड मरीजों को ठीक करने में कारगर नहीं है। एम्स और आईसीएमआर की नेशनल टास्क फोर्स और हेल्थ मिनिस्ट्री की ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप ने इसका ऐलान करते हुए रिवाइज्ड क्लिनिकल गाइडेंस जारी की है। इसमें प्लाज्मा थेरेपी का कोई जिक्र नहीं किया गया, जबकि पहले प्रोटोकॉल में शामिल था। कुछ दिन पहले कोरोना पर बनी नेशनल टास्क फोर्स की मीटिंग में यह बात उठी कि प्लाज्मा थेरेपी से फायदा नहीं होता और कई मामलों में इसका गलत इस्तेमाल किया गया। मीटिंग में यह भी कहा गया कि क्लिनिकल गाइडेंस से प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल को हटाया जाना चाहिए, जिसके बाद प्लाज्मा थेरेपी को बंद करने का फैसला किया गया। कोरोना की पहले लहर से ही प्लाज्मा थेरेपी मरीजों को दी जा रही थी। दूसरी लहर के दौरान प्लाज्मा थेरेपी की मांग चरम पर पहुंच गई। इस मामले में एक अहम बात यह भी है कि पिछले साल सितंबर में आईसीएमआर ने कहा था कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के इलाज में मददगार नहीं है। इसके बावजूद इसे क्लिनिकल प्रोटोकॉल से हटाने में 8 महीने का वक्त लग गया।
और अभी एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कोरोना काल में कैसे खुले बद्रीनाथ मंदिर के कपाट। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह 4:15 पर विधि विधान के साथ खोल दिए गए। रावल पंडित ईश्वर प्रसाद नंबूदरी की अगुवाई में मंदिर के कपाट खोले गए। उत्तराखंड में इस पावन तीर्थ को इस मौके पर 20 कुंटल फूलों से सजाया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंदिर के अंदर केवल पुजारियों को जाने की इजाजत है। कपाट खोलने से पहले मंदिर परिसर में बने तप्त कुंड और आस्था पथ को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। बद्रीनाथ धाम के कपाट जरूर खुल गए, लेकिन कोरोना की वजह से इस साल 4 धाम की यात्रा की इजाजत नहीं है। कल सुबह केदारनाथ धाम के कपाट खुले, वहां भी केवल पुजारियों को जाने की इजाजत है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।